हेलो दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये है बाइसन। ये नाम सुनते ही विशाल खुले मैदानों की तस्वीर आंखों में आ जाती है। ये बहुत बड़े और ताकतवर जानवर होते हैं। बाइसन जंगल के प्रतीक हैं। इनका वैज्ञानिक नाम बाइसन ग्रीक भाषा के ऑक्स शब्द से आया है। ये राजसी जानवर बोविडे परिवार से हैं। इस परिवार में गाय, बकरी और भेड़ भी शामिल हैं। बाइसन उत्तरी अमेरिका और यूरोप में सबसे बड़े जमीनी स्तनधारी हैं। ये ताकत और सहनशीलता के प्रतीक हैं। सदियों से ये घास के मैदानों में घूमते रहे हैं। आज बाइसन की दो अलग अलग प्रजातियां हैं। अमेरिकी बाइसन ज्यादातर उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। यूरोपीय बाइसन यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। दोनों प्रजातियों का एक ही पूर्वज है। इनमें कुछ दिलचस्प अंतर हैं जो इन्हें अलग बनाते हैं। आइए इन अद्भुत जीवों की मनमोहक दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। अमेरिकन बाइसन या बाइसन बाइसन एक जाना पहचाना नजारा है। यह उत्तरी अमेरिका के नेशनल पार्क और रिजर्व्स में पाया जाता है। इस प्रजाति की दो उप प्रजातियां हैं। प्लेन्स डॉट बाइसन दोनों में से बड़ा होता है। यह कभी विशाल झुंडों में घास के मैदानों में घूमता था। वुड बाइसन कनाडा और अलास्का के जंगलों में रहता है। अटलांटिक के पार हमें यूरोपियन बाइसन या बाइसन बोनासुस मिलता है। यह प्रजाति, जिसे वाइजेंट भी कहा जाता है, अपने अमेरिकी कजन से थोड़ी छोटी होती है। यूरोपियन बाइसन का शरीर भी ज्यादा पतला होता है। यह कभी विलुप्त होने के कगार पर था। संरक्षण के प्रयासों की बदौलत ये धीरे धीरे यूरोप के कुछ हिस्सों में वापसी कर रहा है। दोनों बाइसन प्रजातियों का एक ही पूर्वज है। वे हजारों साल पहले अलग हो गए थे। आज वे अलग अलग आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर प्रजाति अपने इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाइसन को आसानी से पहचाना जा सकता है। इनका विशाल आकार और अलग अलग हम्प इन्हें दूसरों से अलग करता है। एक बुल या नर बाइसन प्रभावशाली आकार तक पहुंच सकता है। वे 6.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनकी लंबाई 10 से 12 फीट तक हो सकती है। एक बुल का वजन आश्चर्यजनक होता है, जो 1000 से 2000 पाउंड तक होता है। गाय या मादा बाइसन बुल से छोटी होती है। उनका वजन आमतौर पर 700 से 1100 पाउंड के बीच होता है। नर और मादा दोनों के पास एक झबरा गहरे भूरे रंग का कोट होता है। यह कोट कड़ी सर्दियों के दौरान इंसुलेशन प्रदान करता है। उनके कंधों के ऊपर एक अलग हम्प भी होता है। यह हम्प लंबी वर्टेब्रे से बनता है। यह उनके विशाल सिर और गर्दन को सपोर्ट करता है। अमेरिकी और यूरोपीय बाइसन इन सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं, हालांकि उनके रूप में सूक्ष्म अंतर हैं। अमेरिकी बाइसन का सिर बड़ा होता है और हम्प ज्यादा होता है। यूरोपीय बाइसन का हम्प ज्यादा ऊंचा होता है और कोट कम झबरा होता है। सेक्शन 4, सोशल स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट रोमिंग द प्लेन्स। बाइसन सामाजिक प्राणी हैं। वे झुंड में रहते हैं जिनका आकार अलग अलग हो सकता है। कुछ झुंड छोटे होते हैं जबकि कुछ में सैकड़ों होते हैं। मादा बाइसन और उनके बच्चे झुंड का मुख्य हिस्सा बनाते हैं। वेस्ट बुल अक्सर अलग बैचलर ग्रुप्स में रहते हैं। वे प्रजनन के मौसम के दौरान मादा झुंड में शामिल होते हैं। ऐतिहासिक रूप से बाइसन विशाल क्षेत्रों में घूमते थे। अमेरिकी बाइसन कभी अलास्का से लेकर मेक्सिको तक पाए जाते थे। वे बड़ी संख्या में ग्रेट प्लेन्स में चरते थे। यूरोपीय बाइसन पूरे यूरोप में जंगलों और घास के मैदानों में रहते थे। आज उनकी सीमा काफी कम हो गई है। यह हैबिटेट लॉस और शिकार के कारण है। इन चुनौतियों के बावजूद बाइसन अनुकूलनीय जानवर हैं। वे विभिन्न हैबिटेट्स में पनप सकते हैं। अमेरिकी बाइसन घास के मैदानों, जंगलों और यहां तक कि पहाड़ों में भी पाए जाते हैं। यूरोपीय बाइसन जंगलों और खुले क्षेत्रों के मिश्रण को पसंद करते हैं। उन्हें घूमने के लिए पानी, भोजन और जगह की जरूरत होती है। सेक्शन 5, A History of Challenges, Hunting and Habitat Loss। बाइसन को पूरे इतिहास में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों ने उनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। सबसे बड़े खतरों में से एक था ज्यादा शिकार। 19वीं सदी में यूरोपीय सेटलर्स ने अमेरिकी बाइसन का लगभग विलुप्त होने तक शिकार किया। उन्होंने ऐसा उनकी खाल, मांस और हड्डियों के लिए किया। हैबिटेट लॉस ने भी बाइसन की आबादी पर असर डाला है। जैसे जैसे सेटलर्स पश्चिम की ओर बढ़े, उन्होंने बाइसन के हैबिटेट को खेत और खलिहानों में बदल दिया। इससे बाइसन के पास घूमने के लिए कम जगह और जीवित रहने के लिए कम संसाधन रह गए। यूरोप में यूरोपीय बाइसन की आबादी शिकार और हैबिटेट के विनाश के कारण कम हो गई। 20वीं सदी की शुरुआत तक केवल कुछ दर्जन ही कैप्टिविटी में रह गए थे। ये चुनौतियां और संरक्षण प्रयासों के महत्व को उजागर करती हैं। ये इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए जरूरी है।
सेक्शन 6 कंजर्वेशन एफर्ट्स, अ न्यू होप। बाइसन की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं गया। 20वीं सदी की शुरुआत में संरक्षण के प्रयास शुरू हुए। उनका उद्देश्य इन राजसी जानवरों को विलुप्त होने से बचाना था। राष्ट्रीय उद्यान और रिजर्व्स स्थापित किए गए। उन्होंने बाइसन को घूमने और प्रजनन करने के लिए सुरक्षित ठिकाने प्रदान किए। बाइसन को शिकार से बचाने के लिए सख्त नियम बनाए गए। ये प्रयास बाइसन को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने में सफल रहे हैं। अमेरिकी बाइसन की आबादी में फिर से वृद्धि हुई है। अब सैकड़ों हजारों लोग संरक्षित क्षेत्रों में घूमते हैं। यूरोपीय बाइसन की आबादी भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। संरक्षण के प्रयास आज भी जारी हैं। वे हैबिटेट रेस्टोरेशन, डिजीज मैनेजमेंट और जेनेटिक डाइवर्सिटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये प्रयास इन शानदार जीवों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। वे अपने हैबिटेट्स के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। सेक्शन 7 अमेरिकन वर्सेस यूरोपियन बाइसन, स्पॉटिंग द डिफरेंसेस। जबकि अमेरिकी और यूरोपीय बाइसन में कई समानताएं हैं, कुछ मुख्य अंतर भी हैं। ये अंतर आपको उन्हें अलग बताने में मदद कर सकते हैं। अमेरिकी बाइसन का सिर बड़ा होता है और हम्प ज्यादा होता है। उनका कोट आमतौर पर झबरा होता है, खासकर सर्दियों में। दूसरी ओर यूरोपीय बाइसन का हम्प ज्यादा ऊंचा कम होता है और कोट कम झबरा होता है। उनका शरीर भी ज्यादा पतला होता है। व्यावहारिक रूप से कुछ सूक्ष्म अंतर भी हैं। अमेरिकी बाइसन अपनी घुमंतू जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। वे विशाल झुंड बनाते हैं जो घास के मैदानों में घूमते हैं। यूरोपीय बाइसन ज्यादा आसीन होते हैं। वे जंगलों और खुले क्षेत्रों के मिश्रण को पसंद करते हैं। वे अपने अमेरिकी समकक्षों की तुलना में छोटे झुंड बनाते हैं। इन अंतरों को समझने से हमें प्रत्येक प्रजाति की अनूठी विशेषताओं की सराहना करने में मदद मिलती है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए इन शानदार जीवों के संरक्षण के महत्व पर जोर देता है।